हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग ZTS का डिस्कशन कर रहे हैं और पेपर हमारा कब हुआ है? 18 सितंबर को हुआ है। इसमें भी दो पेपर हुए हैं, एक M1 बैच का अलग हुआ है, M2 बैच का अलग हुआ है। तो अब हम लोग M2 बैच का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। M2 बैच के पेपर में डायमेंशन है और बाकी इलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट है छोटा मोटा। आइए डिस्कस करते हैं। Two identical simple pendulum A and B are suspended from the same point. The bobs are given positive charge with A having more charge on B. They diverge and reach equilibrium A and B making an angle θ1 θ2. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो एंगल होता है वो मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। याद रहेगा, जो एंगल होता है बॉब्स के बीच में, ये देखिए, ये जो एंगल है यहाँ पर एक तरफ θ1 एक तरफ θ2, मास दोनों तरफ सेम है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला F/mg होता है। याद रखिए, टेन थीटा F/mg। अब देखो इधर F जितना इस पर लगेगा उतना इस पर लगेगा, तो फोर्स इसमें कुछ नहीं है, यानी कि जो टेन थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है। टेन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के, और मास सेम है इसलिए एंगल सेम है। अगला देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इन एयर एक्सपीरियंस सर्टेन फोर्स, देन द डिस्टेंस एट विच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक के इज। अब अगर मान लीजिए कोई मीडियम आ जाए तो उसमें कितना फोर्स लगेगा ये पूछा जा रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए करना क्या है। करना यहाँ पर इसमें ये है कि यहाँ पर आपका पहली बार का फोर्स हो गया 1/2, ये 2 है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूसरी बार में क्या करना है? 1/4πε0 K और Q1 Q2/r²। 1/4πε0 कट गया, Q1 Q2 कट गया, 1/r², 1/k r²। तो यहाँ पर r² कितना मिला? KR², तो r' मिल जाएगा r/√k, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ये अपनी वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें? नेक्स्ट इसमें ये हो रहा है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर देखो बीच में आ रहा है ना, पहले उसको क्या किया है बताओ? थर्ड स्फीयर जो है कंडक्टर एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद C एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। देखो तो दो स्फीयर B और C रखे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? देखो दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर B और C रखे हुए हैं। यहाँ पर एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये, B है C है, चार्ज Q है, R डिस्टेंस है, F का फॉर्मूला K Q²/r²। ये सीन हो गया कि नहीं? अब सुनो, एक तीसरा स्फीयर लाए हम, कौन सा? A। इसको हमने पहले टच कराया B, फिर टच कराया C और फिर बाहर ले गए। ये सीन है। अब कह रहे हैं बताइए दोबारा फोर्स कितना होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके पास चार्ज 0, B वाले के पास Q। अब ये Q आया, इसके दो हिस्से कर लो, Q/2 Q/2। कर लिए कि नहीं? ये Q/2 चार्ज किस पर आया बोलो? B पर आया, और ये Q/2 A पर आ गया। अब A वाला किसके पास गया है? C वाले के पास। तो ये आ गया देखो 3Q/2, इसके दो हिस्से हैं, 3Q/4 3Q/4, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, अब दोबारा देखो क्या हो रहा है, फिर कितना फोर्स होगा? अब जो सीन है यहाँ पर क्या होगा, इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज Q/2, इस पर 3Q/4 है, मल्टीप्लाई कर लो तो अब कितना फोर्स आया? K। इनको मल्टीप्लाई करोगे 3/8 Q²/r², F' बराबर 3/8 F हो गया, ये वैल्यू, ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? ये
अगला क्वेश्चन देखिए, टू इक्वली चार्ज स्फेरिकल मेटल स्फेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ, द स्फेयर्स आर केप्ट विथ डिस्टेंस ए, थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज सी brought in contact with A, then placed at midpoint of the line, magnitude of the net forces। तो क्या करेंगे बच्चा इसमें आप एक काम करेंगे कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि ला कर के इसमें बीच में रख दिया है। देखो कैसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पहले ये था, इस पर क्यू आर डिस्टेंस, अब एक तीसरा लाए, पहले इससे टच कराया फिर बीच में रख दिया। अब ये देखो क्यू बाई टू और ये क्यू हो गया, ये आर बाई टू हो गया। अब ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो एफ सी ए है, इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो एफ सी बी लगेगा। अब ये देखो एफ सी ए और माइनस एफ सी बी का मॉड ले लो, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा कि नहीं, ये तो पूछ रहा है। एफ सी ए कितना होगा, इनका ले लो के और क्यू बाई टू का स्क्वायर अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर हो गया। ये कितना आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो एफ आ गया, ये तो पहले वाला फोर्स है ना। अब उसके बाद देखो एफ सी बी ले लो, एफ सी बी कितना हो गया, के और क्यू बाई टू और क्यू अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो 2f आ जाएगा। एक हो गया देखो 2f और एक हो गया f, तो मिलाकर के f हो गया कि नहीं हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लो इसको। ठीक, ये तरीका। अगला क्वेश्चन देख लो क्या हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट कॉर्नर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, लेंथ 10 है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी इज, सी पर रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहाँ पर कितना है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है, क्लियर। और साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10 है। अब पूछ क्या रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी, सी वाले पर पूछ रहा है। ये देखो, ये दोनों करेंगे रिपेल, ये दोनों करेंगे अट्रैक्ट, करेंगे। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम F1, इसका नाम F2, दोनों का रिजल्टेंट F हो जाएगा कि नहीं। अब तुम लोग वैल्यू ले लो, F1 कितना हो जाएगा, F1 किसके बीच का है, इन दोनों के बीच का, तो ये मिला 9 × 10⁻⁹, ये चार्ज 2, ये 1, तो ये आएगा 2 × 10⁻12 और 10 × 10⁻2 का स्क्वायर, ये भी सेम आएगा, है ना। F1 और F2 दोनों सेम आएंगे, क्लियर। ये देखो, ये आएगा 9 × 2 = 18, 10⁻3, ये आएगा -1, स्क्वायर करोगे तो -2, तो ये कितना मिलेगा 8 × 10⁻5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर। ये वैल्यू आई कि नहीं आई तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पर 9 × 10⁻9 और वहाँ पर 2 माइक्रो हैं भाई, अगर 2 माइक्रो हो गए तुम्हारे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलो, यही तो आएगी कि नहीं आएगी। और इसका हम लोगों ने देखो यहाँ पर स्क्वायर किया है ना, ये देखो 10⁻, ये -3 आएगा, देखो ये देखो 9 × 2 = 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो एक 0 कट गया तो 10⁻⁻2 हो गया, तो ये गलत हो गया, देखो 10⁻⁻1 तो 1.8 न्यूटन, गलत है ना, वेरी गुड। अब ये देखो, ये वाला 1.8 न्यूटन है, ये वाला भी 1.8 है, ये कितने डिग्री का एंगल है 120, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स होगा √1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर और +2 1.8 का स्क्वायर और cos 120, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तरीका होता है।
ठीक है, अगला देखो, 3 charges each of magnitude q are placed at the corners of an equilateral triangle. The electrostatic force on the charge placed at the center is, बहुत आसान, 0। क्यों? हर तरफ से जितने फोर्स लगेंगे बोलो 0 आ जाएगा। अगला देखिए, द टू केसेस, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर गिवन equal charges. In one case same type of charges are given, whereas in another case of opposite type the distance between the sphere is not large as compared to the diameter. Let F1 and F2 be the magnitude of the force of interaction between the spheres as shown। ठीक ना, तो अब इसमें देखो क्या है कि डायग्राम नहीं दिया बेटा ऊपर की तरफ, अच्छा सॉरी ऊपर दिया है, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। और दोनों जो है आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं, कितना बढ़िया तरीका है, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैं और दोनों को इक्वल चार्ज दिया है ना, दोनों को इक्वल चार्ज दिया है। देखो बड़ी मज़ेदार बात होती है कि भाई देखो हकीकत में चार्ज सेम है तो फोर्स सेम होना चाहिए, क्यों? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? हकीकत में अगर स्फीयर सेम है, चार्ज सेम है तो फोर्स सेम होना चाहिए, होता नहीं है। क्यों? यहाँ पर स्फीयर बोला गया है, स्फीयर बोला गया है, स्फीयर का मतलब साइज होगी, साइज होगी, इधर प्लस है तो इंडक्शन से यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, समझ रहे हो? इधर का पॉजिटिव चार्ज उधर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, उधर का नेगेटिव इधर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, तो एक दूसरे को डिक्रीज़ कराएंगे और जब एक दूसरे को डिक्रीज़ कराएंगे तो फोर्स क्या है बोलो, अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरी बार में क्या है, एक तरफ जो तुम्हारा है बोलो, एक तरफ क्या है पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव करेगा, यहाँ पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बढ़ जाएगा, इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो सेकंड वाले केस में फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अगला देखिए, नेक्स्ट, two charges plus 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are placed 20 centimeter apart. The net electric field at the midpoint between the two charges is, दो चार्जेस के बीच में जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा। बहुत आसान है, कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 8, टू चार्जेस, एक आपका 5 माइक्रोकूलम है और दूसरा जो चार्ज है वो आपका 10 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो यहाँ देखो क्या है, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। अब ये देखो ए है, ये बी है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, माइनस कर दो, नेट फील्ड क्या होगा, मॉड ऑफ E1 माइनस E2, ये कितना मिला 9 × 10⁹, बाहर ले लो, मॉड ऑफ अंदर कितना होगा, ये देखो ये 5 वाला ये 10 वाला, तो 10 वाले का बड़ा होगा बट नेचुरल है, तो ये आएगा 10 × 10⁻⁻6 अपॉन आधा कर लो, तो 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर माइनस ये आएगा 5 और 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सॉल्व करने में भी देखो बताएं 10 की पावर को पहले किया करो, तो 9 × 10⁻6, 10⁻⁻6 बाहर, 10 - 5 यानी कि 5 आ गया, अपॉन बाहर देखो 10 × 10⁻, कितना -2, 1 बचेगा, -2 बाहर आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर, ठीक। ये तरीका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर सिचुएशन चार्ज पार्टिकल आर एट द सेम डिस्टेंस ओरिजिन, अरेंज देम इन अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओरिजिन पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसमें सबसे ज़्यादा होगा, है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिचुएशन है वो हमको बतानी है, ओरिजिन पर कितनी होगी, ठीक है ना।
अरेंज देम इन अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किस में, फिर सेकंड में, बिल्कुल सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालते चले जाइए किस में ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? पहला 2Q माइनस Q, ये 5Q। पहला तो ज़्यादा ही क्योंकि चार्ज 5Q दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखा साफ साफ दिख रहा है कि 5Q का चार्ज है। फिर सारे के सारे करके देख लो, सबसे जो ज़्यादा आएगा वो फर्स्ट वाले में आएगा, सबसे कम किस में आएगा? सबसे कम देखिए, तो सबसे कम जो आएगा वो आपका फोर्थ वाले में आएगा। क्यों? क्योंकि एक 3Q है, एक -Q है और कोई चार्ज है नहीं। देखो सिंगल चार्ज के दो हैं, एक 3 और एक 4। 3 वाले में दो चार्ज हैं, एक 4Q एक 2Q, ज़्यादा फील्ड होगा भाई, चार्ज ज़्यादा फील्ड ज़्यादा। और दूसरे में 3Q -Q है, इसका मतलब इसका कम आएगा। तो सबसे कम 4 यानी कि थर्ड आंसर है। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेकार में सॉल्व करोगे। वैल्यू निकालने का मतलब तब होता है बेटा जब बहुत करीब आंसर होते हैं, तब निकाला जाता है। अगला देखिए, इसमें भी पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन विथ चार्जेस एट द वर्टिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज़ नॉट जीरो। किसमें ज़ीरो नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होता है? जब सारे अपोजिट कॉर्नर पर एक जैसे चार्ज हों। सेकंड ऑप्शन में साफ साफ देखिए Q के सामने -Q है, नहीं जीरो होगा, ख़त्म। अगली बार में देखिए पूछ रहा है कि जो चार्जेस हैं वो कैसे हैं, आ रहा समझ में? तो देखो एरो देखो किधर जा रहा है, चार्ज की तरफ जा रहा है, तो दोनों नेगेटिव है। फिर आइए 12th वाले में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड बाहर जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो आपका है वो ए वाला दिख रहा है साफ साफ, और उधर सी वाला दिख रहा है, तो बोथ ए एंड सी। अगला देखिए 13, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस Q एंड Q आर स्केच्ड। ठीक है ना? क्या देख रहा है, कौन सा चार्ज पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? फील्ड अगर आता है तो नेगेटिव, जाता है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो Q वाला चार्ज है वो पॉजिटिव है और कैपिटल Q वाला क्या है, नेगेटिव। और जहाँ पर नंबर ऑफ लाइनें ज़्यादा होती हैं वो बड़ा होता है, बात खत्म हो गई। अगला देखिए 14th वाला, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर लाइनें पास पास होती हैं वहाँ फील्ड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कहाँ पर होगा बताओ? ए पर ज़्यादा होगा, और जितना ए पर होगा उतना ही सी पर होगा। जितना ए पर होगा बेटा उतना ही तुम्हारा सी पर होगा, और ये ज़्यादा होगा बी वाले से। देख रहे हो ना, ये कुल मिला करके ए बी सी है, तो ए और सी बराबर होंगे और बी वाला जो है वो कम होगा। तो ए और सी बराबर और बी वाला कम, ठीक ये हो। उसके बाद आई 15, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम T1, उसका टाइम T2, डिस्टेंस सेम है, लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया है ना, डिस्टेंस सेम है, तो हाफ A1 इंटू T1 स्क्वायर हाफ A2 इंटू T2 स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया। तो यहाँ पर देखो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन T1 स्क्वायर, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 स्क्वायर, F कट गया, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर क्या मिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन मिला कि नहीं मिला? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक ये है, हो गया। तो ये आपका तरीका है। अगला देखिए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। रेजिस्टेंस का डायमेंशन मैंने क्लास में करवाया है। हीट का फॉर्मूला I² RT होता है, तो R इक्वल टू H अपॉन I²T। ये देखो ये आएगा ml स्क्वायर और T-2 A² इंटू T, तो ये आया ml स्क्वायर T-3 और A-2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान। रेजिस्टेंस का हो गया। अगला क्या पूछ रहा है, एक नया सिस्टम है उसमें डेंसिटी पूछ रहा है, और नए सिस्टम के बारे में उसने बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है देखो नए सिस्टम के बारे में, है ना, ये कन्वर्जन है एक सिस्टम का दूसरे में, ये कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 17, U1 U2, यहाँ पर मास kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, यहाँ पर एक्चुअली ग्राम में चल रहा है, तो ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड, यहाँ पर चलेगा किस में,
बोलो यहाँ पर चल रहा है आपका 100 ग्राम, ठीक है, और उसके बाद जो लेंथ चल रही है वो 10 सेंटीमीटर। ये देखो ये आएगा 100 m1, ये आएगा 10 L1, तो m1 अपॉन m2 1/100, L1 अपॉन L2 कितना आएगा 1/10 आ जाएगा। अब तुम्हें कन्वर्ट करना है तो देखो N1 U1 N2 U2, तो N2 क्या मिला N1 डायमेंशन ऑफ U1 अपॉन डायमेंशन ऑफ U2, ये 4 है। ये देखो ये आएगा M1 L1 की पावर -3, M2 L2 की पावर -3, ये कितना आ जाएगा 4, और ये क्या है बताओ, ये हमारा आ गया M1 अपॉन M2 1/100, और ये कितना आ गया, पलट देना इसको, तो ये आएगा 10/1 की पावर 3, तो ये 40 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये है। अगला देखिए, फोर्स वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन ऑफ मास। बहुत आसान है, ठीक ना, डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है एफ वी टी के टर्म्स में, है ना, एफ वी टी के टर्म्स में डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है। तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ अपॉन एम आए, एफ अपॉन ए आएगा, एफ अपॉन ए की जगह वी अपॉन टी आएगा, तो एफ टी अपॉन वी आंसर, ये वैल्यू आ जाएगी एफ टी अपॉन वी, तो एफ और टी v-1 आंसर, ये वैल्यू है। ठीक भाई, यही तो होता है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ विच वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर हैविंग सेम डायमेंशन, आंसर सेकंड, टॉर्क एंड वर्क सेम होता है। द रेशियो ऑफ 1 माइक्रोन टू 1 नैनोमीटर, माइक्रोन बेटा होता है, माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर, वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। रेशो निकाल लो तो 10⁻3 आ जाएगा, आ जाएगा क्यों भाई, दोनों का रेशो निकालोगे तो 10⁻6 -9 तो 10⁻3 आ जाएगा। अगला, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल टू इतना, वेयर अल्फा इज इतना एंड कांस्टेंट। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ ये रहा है कह रहा है कि डायमेंशन क्या होगा, तो मैंने रूल बताया था 21, मैंने बताया P इक्वल टू P0 e⁻⁻α t²। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से देखो ये डायमेंशन लेस है, तो अल्फ़ा t² का 1 है, तो अल्फ़ा का क्या है 1/t² है, तो t की पावर -2 आएगा कि नहीं आएगा, ख़त्म, तो t की पावर -2 है। अगला, जूल इंटू सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करके देख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है प्रेशर, याद करिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी बेटा गलत है, kg मीटर पर सेकेंड नहीं होता है ना, ये मोमेंटम का है तो गलत है थर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, फर्मी, बिल्कुल सही, 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी आपने सुना होगा 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ, रेडियन एंगल की होती है, पारसेक, पारसेक जो होता है लाइट ईयर से रिलेटेड होता है, तो ये होती है किसकी यूनिट पता है, डिस्टेंस की, तो पारसेक। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ फोर्स का अलग होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इज़ अ कन्वर्जन फैक्टर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, इसको कहते हैं, तो ये तो कन्वर्जन फैक्टर है ना। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान है, एंगुलर मोमेंटम ml² t-1 होता है ना, ml² t-1 4 हुआ, ए का 4 हो गया, बाकी खत्म, बी का उसी हिसाब से मैच कर लो, सी डी का आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डायमेंशन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन लेस, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम, बोलो प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो याद करो, हमने कहा था MVR जो होता है
वो NH/2 होता है। अब ये देख रहे हो प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम, दोनों के सेम हो गए कि नहीं हो गए? ये देखो सेम हो गया। अगला क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर्स। तो देखो वॉट सेकेंड, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीनों की तीनों जो एनर्जी हैं ये किसकी हैं बताइए? ये आपकी है ना भाई। पावर देखो, पावर होता है वॉट, वॉट सेकेंड, देखो पावर इनटू टाइम, तो ये एनर्जी होता है, ये हमारा एनर्जी होता है। ये तीनों जो यूनिट है शुरुआत की एनर्जी की हैं, चौथी यूनिट जूल सेकेंड एनर्जी की नहीं, जूल एनर्जी की होती है। अगला सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ जूल पर मीटर स्क्वायर। याद करो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन सेम होता है, एनर्जी होता है वर्क अपॉन एरिया, तो इसका मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ, रेडियन, रेडियन आपका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज ml²t-1 होता ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी न्यूटन मीटर। दूसरा ये तो सही है भाई, एनर्जी क्या होती है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सही लिखा न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पॉइस, बिल्कुल सही लिखा है। वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन, बिल्कुल सही लिखा। तो गलत कौन सा हो गया, फोर्थ वाला गलत हो गया। एक सेकेंड जरा, हेलो। हाँ बताइए भैया। अभी हम हजरतगंज में हैं यार, हम शाम तक पहुँचेंगे, अभी घंटे तो घंटे लगेगा, तो जब हम पहुँचेंगे तो फ़ोन करेंगे, ठीक। आ रहे हैं बस बस बस, जल्दी आ रहे हैं। क्या होगा? हाँ तबीयत नहीं सही है, चलो ठीक, आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपरेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर दो क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट डायमेंशन की तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? है नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब है कि पहला वाला गलत है। दूसरे वाले में देखो log a/b लिखा है। log का मतलब होता है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, log के बाद डायमेंशन लेस होता है। और डायमेंशन लेस कब हो सकता है बताइए? डायमेंशन लेस तब हो सकता है जब ऊपर नीचे के डायमेंशन सेम हो। सेम है नहीं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद देखिए तीसरा सही है, डिवाइड हो सकता है। फिर क्या है 39 वाला देखिए, द यूनिट्स नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम एंड एटोमीटर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी एंड एटोमीटर। देखो नैनोमीटर 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻10 कौन है? एंगस्ट्रॉम। और क्या कहते हैं फर्मी कौन है? 10⁻⁻ क्या है 15, और फिर 10⁻18 हो गया। याद रहेगा कि नहीं? -18 होता है वो। एक चार्ट बना हुआ है, हमने बुकलेट जो दी है उसमें चार्ट आपको बना के दिया है, उसमें पूरे कन्वर्जन फैक्टर हैं। याद रहेगा आपका पूरा मिली माइक्रो से लेकर के, पहले होता है सेंटी, फिर मिली, फिर आपका बोलिए माइक्रो, फिर नैनो, सब लिखा हुआ है। एक बार आप अच्छे से सीख लें उसको। अगला देखें क्या है,
y इक्वल टू a wave is represented by y equal to a sin at minus bx plus c where a b and c are constant, the dimensions of a b and c are। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, साइन के बाद कुछ भी लिखा है वो हमारा डायमेंशन लेस होगा, वो हमारा जो है डायमेंशन लेस होगा। क्लियर है कि नहीं? y का क्या फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू ये कितना हो गया a साइन और ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और उसमें क्या हो रहा है, ये देखो ये तीनों डायमेंशन लेस है, ए टी हो गया, दूसरा बी एक्स हो गया, तीसरा सी हो गया, ये तीनों डायमेंशन लेस है। क्यों? मैथमेटिकल फंक्शन। तो यहाँ देखो a कितना मिलेगा 1/t, b कितना मिलेगा 1/x, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वैल्यू, ठीक। आंसर हो गया t-1 l-1 और m0 l0 t0। टू क्वांटिटीज हुज डायमेंशन आर नॉट सेम, कितना बढ़िया है, कैन नॉट बी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, है ना, डिवाइड कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आंसर थर्ड। फिर क्या कह रहा है, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, कह रहा है यूनिट ऑफ b इज, बहुत बढ़िया, x का फॉर्मूला ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो देखो बी टी स्क्वायर का x से मैच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और इसका देखो मीटर है मीटर कि नहीं, तो यहाँ से b का क्या मिलेगा बताओ, m/t स्क्वायर, मीटर अपॉन टी स्क्वायर, और टाइम किस में दिया है, आवर में, तो टाइम का स्क्वायर करोगे तो आवर का स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा, तो मीटर अपॉन आवर का स्क्वायर। अगला देखो क्या है इसमें, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम इज, तो डिग्री केल्विन, इसमें टेम्परेचर एसआई सिस्टम, डिग्री नहीं लगता बेटा, इसमें गलत है, ये सिर्फ केल्विन, डिग्री नहीं लगता, गलत है। ओके, थर्ड वाला केल्विन, लेकिन नाम तो केल्विन मिल ही रहा है ना। इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ देन द यूनिट ऑफ पावर विल बी, वेरी गुड। लेंथ वेलोसिटी और फोर्स तीनों को हाफ कर दिया, ये देखो पावर क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है ml² t-2 अपॉन टी, तो ये कितना मिला ml² t-3। अब क्या हो गया, मास कितना हो गया बोलो, मास तुम्हारा जो है हाफ कर दिया, इसको तुमने अगर हाफ कर दिया, देखो ये देखो m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 का स्क्वायर और t2 अपॉन t1 की पावर 3, यही तो होगा p1 अपॉन p2, ये देखो, तो ये देखो हाफ हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये देखो ये आया 2/1 की पावर 3 हो गया। क्यों भाई, T2 जो तुम्हारा है वो क्या हो गया भाई, यहाँ पर हाफ कर रहे हो ना, M2 सॉरी, अगर M2 कर रहे हो तो हाफ कर रहे हो, है ना। इसने कहा कि हाफ, यानी कि M2 M1 का हाफ है, बोलो जो M2 है वो M1/2 है, तो ये तुम्हारा 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये पलट दो तो 1/2 की पावर 3, तो ये देखो है ना, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ऐसे तो करोगे कि नहीं करोगे, तो ये 8 आएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना, ये वैल्यू है। पावर का जो है इन्होंने क्या किया है, क्या चेंज होगा, कहाँ भाग गया, ये है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स, यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर क्या कहते हैं हाफ, देन द वेलोसिटी ऑफ पावर विल बी, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, सॉल्व कर दिया, ये गलती आप ना कर देना, वेलोसिटी को उसने हाफ किया है, ठीक। देखो पावर होता है बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक। अब क्या पूछ रहा है वो, किस किस को हाफ किया है, लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स, बोलो लेंथ से मतलब नहीं, किसको हाफ कर दिया है, वेलोसिटी को हाफ किया है, फोर्स को हाफ किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ, लेंथ से मतलब नहीं है, देखो यूनिट हाफ करोगे नंबर डबल हो जाएगा, देखो क्या होता है n1 u1 n2 u2 होता है, अगर यूनिट हाफ करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब ये देखो इसका मतलब इसको डबल कर दो तो 2f, ये तुमने डबल कर दिया 2v, तो 4fv होगा कि नहीं होगा, क्वाड्रपल्ड हो जाएगा, ठीक, ऐसे होता है। यूनिट को हाफ करोगे नंबर डबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, बहुत आसान है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। अगला देखिए 46, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज
ऑफ एरर अकर्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, क्या दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी x दिया है, तो क्या है a की पावर 3 b की पावर 1/2 अपॉन ये देखो c की पावर 1/3 और d की पावर 3। करते जाओ, a में कितनी परसेंटेज 1, तो 3 × 1 प्लस दूसरा 1/2 इंटू कितना 2 प्लस तीसरा 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू कितना है 4। आंसर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 47 हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 देन एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर v की क्या होगी 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, यही तो होगी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा बताओ, 3 × 1 दैट इज़ 3%। आंसर खत्म। उसमें 2% है तो 3 × 2 6%। अगला देखो, द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी। डेंसिटी में जो है बोलो कितनी परसेंटेज एरर होगी, ये पूछा जा रहा है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब ये क्या पूछ रहा है बताइए, डेंसिटी जो है मास अपॉन क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। डेंसिटी पूछ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें जो है क्या पूछा रहा है कि मास में 3 है और किस में लेंथ में 2% है। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम होता है बेटा L3, तो मास में कितने परसेंट हो गया 3 प्लस 2 × 2, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ। देखो डेंसिटी जो है मास में कितनी है और लेंथ में तुम्हारी 2% है और पावर 3 लगी है, तो ये देखो 3 × 2 = 6 + 3 9% आएगा। आंसर 50 क्या कह रहा है, अ सर्टेन बॉडी वेज इतने ग्राम एंड हैज़ मेजर्ड इतने cc, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर इतना, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी वुड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 है ना। मास कितना दिया है 22.42, डेल्टा m कितना दिया है 0.01 दिया है। तो परसेंटेज एरर कितनी आएगी ऑफ m, ये आएगी 0.01 अपॉन 22.42 इंटू 100, यही तो आएगा बेटा। तो ये आएगा 1/22.42 आएगा। क्लियर। अगला क्या निकलेगा, अब वॉल्यूम में निकाल लो। वॉल्यूम में कितना हो गया, परसेंटेज एरर ऑफ v, ये कितना हो गया 0.1 अपॉन कितना बताओ 4.7, तो 1 अपॉन इंटू 100 कर दो, इंटू 100 ये कितना आएगा, डेसिमल हटा दो तो 100/47 है ना। तो ये आ जाएगा। अब दोनों को आप कर दो, ऐड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों को ऐड कर दीजिए एरर, इसकी भी कर दीजिए उसकी भी कर दीजिए, है ना। ये आएगा तुम्हारा जो भी आ रहा है करके, ये तो बहुत छोटा आएगा, तो सीधे सीधे 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक, आंसर 2 के नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 के आसपास वैल्यू आएगी क्योंकि पे डेसिमल में कुछ है ही नहीं। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि जो नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से आप देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं इसका मतलब नहीं कि उससे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, नहीं। ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर बनता है ये हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स के लेकर के बनाते हैं, है ना। कोई भी पार्ट हो, चाहे इलेक्ट्रो का हो, चाहे वो यूनिट एंड डायमेंशन। तो जब आप नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर कर देते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत नए होंगे तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। नीट का भी यही पैटर्न आजकल चल रहा है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी। ओके, थैंक यू वेरी मच।